नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि एक लंबे समय के पश्चात, एक इंतजार के पश्चात उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत कुल 2002 पदों एवं विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत भूगर्भ विज्ञान के एक पद का विज्ञापन जारी कर दिया। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस विज्ञापन को भरते समय हमें कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी अनुक्रमणिका क्या है। ठीक है, तो अनुक्रमणिका देखिए, यहाँ पे दिया हुआ अनुक्रमणिका, यहाँ पे दिया हुआ विज्ञापन संख्या 46, भूगर्भ विज्ञान विज्ञापन संख्या 50। तो अनुक्रमणिका में जो है सबसे पहले आइए देख लीजिए, महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं। आवेदन शुल्क है, रिक्तियों का विवरण है, न्यूनतम एवं अधिकतम आय है, तो वेतनमान है, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु दिशा निर्देश है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया है, परीक्षा शुल्क भुगतान एवं आवश्यक निर्देश, आरक्षण है, लिखित परीक्षा का संबंधित निर्देश है, चयन का आधार क्या होगा, अधिमानता क्या होगी, साक्षात्कार के लिए क्या क्या निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, सहशिक्षा महिला महाविद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है। सारणी 1 में, सारणी 2 में दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिलाओं हित आरक्षित पदों का विवरण दिया हुआ है। सारणी 3 में विषयवार महाविद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है परिशिष्ट 1 में। परिशिष्ट 2 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। परिशिष्ट 3 में नेट स्लेट सेट की अनिवार्य न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त करने, पीएचडी डीफिल उपाधि, यूजीसी एमफिल पीएचडी की उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियमन 2009 के अनुसार होने का संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव के प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। परिशिष्ट 4 में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले महाविद्यालयों के अधिमान वरीयता क्रम का प्रारूप दिया हुआ। परिशिष्ट 5 में ऑनलाइन आवेदन हेतु सामान्य निर्देश है। परिशिष्ट 6 में आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र का प्रारूप है। परिशिष्ट 7 में विकलांगजन का प्रमाण पत्र है। परिशिष्ट 8 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र है। परिशिष्ट 9 में शपथ पत्र है। ये इतनी चीजें आपके अनुक्रमणिका में दी गई है, उन्होंने क्रमबद्ध रूप से इसे देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि तिथियां क्या, महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। तो महत्वपूर्ण तिथियां हैं आपका वही है, रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होगा, तो 25 फरवरी 2021 से इन्होंने इस विवरणिका में दिया हुआ है, लेकिन यह 27 फरवरी हो गया और अभी भी तकनीकी समस्या है, सही से वेबसाइट खुल नहीं पा रही। आज की डेट में भी मैंने प्रयास किया, वेबसाइट ओपन नहीं हुई, मतलब मैं फॉर्म नहीं भर पाया। ठीक है, इसके बाद जो शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है वह 25 फरवरी से, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा उसी दिन से हम लोग शुल्क भी जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 26 मार्च। ठीक, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 26 मार्च। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 27 मार्च। आयोग की विज्ञापन संख्या 50 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के कुल 2002 पदों पर, जिनका आरक्षित श्रेणीवार, ठीक है, विवरण सारणी 1, 2, 3 में दिया गया है कि सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से, मतलब भारत के नागरिकों से ही ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त समस्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, मतलब आपको भारत का नागरिक होना है और जो आप आवेदन कर रहे हैं केवल एक ही आवेदन सबमिट करना है। उक्त समस्त पदों, यहाँ पे दिया हुआ है, उक्त समस्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट करना है। इसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी ऑनलाइन ही आवेदन करें। दूसरा पॉइंट है, उक्त चयन प्रक्रिया संबंधी समस्त सूचना आयोग के पोर्टल upsessionline.org पर उपलब्ध है। पोर्टल पर आयोग की वेबसाइट upsesc.org पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी पहुंचा जा सकता है, ये तो खुल ही नहीं रहा है। ठीक है,
इसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित दिशा निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। आयोग के उक्त पोर्टल पर प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित निम्न जानकारियां उपलब्ध है, जिनका आवेदन से पूर्व सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आप देख लीजिए, सबसे पहले सभी विषयों का पाठ्यक्रम, ठीक, विषयवार रिक्तियां, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य उद्देश्य, उपलब्ध सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं। ठीक है, अगला है ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई का निवारण चाहते हैं तो किसी भी कार्य दिवस में आयोग के हेल्पलाइन नंबर 011-285-25 एवं 011-79-69-73-68 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर है आयोग के। अगर कोई इशू होता है तो उसे मैंने भी परसों प्रयास किया था, लेकिन नंबर जो है लगा ही नहीं, लेकिन इन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे लगता है नहीं। एक चीज़ इसमें इन्होंने दिया है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं और उससे आपकी कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको संशोधन का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। आज के समय में सभी भर्तियों में ट्रेंड चल गया है कि अगर आप फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय कोई त्रुटि हो गई आपसे तो उसका सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर लोग कोर्ट में चले जाते हैं तो मामला लंबित हो जाता है। इसलिए इन्होंने पहले ही विज्ञापन में ही इसका प्रावधान कर दिया है। तो इसको एक बार देख लीजिए। एक बार आवेदन सबमिट करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। सबमिट किए गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा नया आवेदन संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कुछ संशोधन गलती हो गई है तो आप दूसरा आवेदन करिए। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन सबमिट करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अब इन्होंने इसमें एक चीज़ नहीं क्लियर किया है कि ये जो है एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, एक से अधिक विषयों में क्वालिफाइड है, तो वो क्या एक से अधिक विषयों में एप्लीकेशन डाल सकता है या नहीं डाल सकता है, इसका तो नहीं निर्णय किया है। इसको जल्द हेल्पलाइन नंबर पे पता कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई घोषणा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयन परीक्षाओं से वंचित करने की कार्रवाई तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और इन्होंने क्या इसमें और लिखा है, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने अथवा 27 मार्च 2021 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। ठीक है, मतलब 27 मार्च 2021 को आपकी उम्र 62 वर्ष से अधिक न हो। निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन अथवा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसकी भी आप सावधानी बरतिएगा। ठीक है, इसके बाद है आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाएं कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप और हैं। ठीक है, इसके बाद है आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भलीभांति सुनिश्चित कर ले कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उनके लिए विज्ञापन में दी गई अर्हता धारित करते हैं तभी आवेदन करें। पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उप श्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर आदि में परिवर्तन अमल नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएं सही से भरें। गलत जेंडर भरने अथवा जेंडर के अनुरूप फोटो चस्पा न करने की दिशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अतः गलत जेंडर न भरें और न ही गलत फोटो चस्पा करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई सूचना अंतिम है, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। मतलब आपको
हाई स्कूल में जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट उसके अधिकार उसमें जो जन्मतिथि दी गई है आप वही जन्मतिथि भरेंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग वही जन्मतिथि भरते हैं जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में होती है। अभ्यर्थियों को अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। सबसे महत्वपूर्ण है आवेदन शुल्क कितना होगा। ठीक है, तो श्रेणीवार आवेदन शुल्क इन्होंने दिया है सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपये। ठीक है, सामान्य और EWS दोनों के लिए जो है 2000 रुपये शुल्क का प्रावधान किया गया है। OBC के लिए भी 2000 शुल्क का प्रावधान है, SC के लिए 1000 शुल्क का प्रावधान और ST के लिए 1000 शुल्क का प्रावधान है। इसमें है आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देय राशि। ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड द्वारा शुल्क जमा करते हैं, ठीक है, तो आवेदन शुल्क का 1% प्लस सर्विस टैक्स आपको देना होगा। ठीक, और रुपे कार्ड, ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड द्वारा अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना होगा, अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। मतलब भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से अगर आप फीस जमा करते हैं तो 5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स आपको देना होगा अतिरिक्त। अन्य बैंकों की नेट बैंकिंग से आप करते हैं तो 10 रुपया और सर्विस टैक्स आपको अतिरिक्त देना होगा। चालान द्वारा अगर आप करते हैं तो 40 रुपया देना होगा और UPI द्वारा अगर आप देते हैं तो आपको कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं देना होगा। ठीक है, और आगे जो इन्होंने दिया हुआ है, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क में भुगतान के आधार पर दिए गए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क को जोड़कर कुल जमा राशि आवेदन हेतु जमा करें। ठीक है, निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी राशि मान्य नहीं होगी। मतलब आपको इसमें यहाँ पे सावधानी करनी होगी कि आप जितना शुल्क दे रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं 2000 रुपया आपको देना है, और अगर किसी अन्य माध्यम से देते हैं, ठीक है, मान लीजिए SBI से दे रहे हैं तो कितना देना, 5 रुपया प्लस सर्विस टैक्स, जितना आएगा उसको जोड़ के आप फीस कटाइएगा अपनी। मान लीजिए 2016 होता है तो 2016 रुपये आप कटवाइएगा। इसके बाद है अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे। अतः सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी होगी। रिक्तियों का विवरण इसके बाद है, तो विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में रिक्त 2002 पदों का श्रेणीवार विवरण जो शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना सारणी 1 पर एवं विषयवार कुल रिक्त पदों का विवरण सारणी 2 तथा विषयवार महाविद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण सारणी 3 पर उपलब्ध है। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायक आचार्य के विषयवार महाविद्यालयवार 2002 पदों के अध्याचन में 36 आरक्षण, विकलांग हेतु 61, विकलांगजन हेतु 61 एवं स्वतंत्रता संग्रामी के आश्रित हेतु 25 दर्शाया गया। उपर्युक्त सारणी के 1, 2, 3 में श्रेणीवार पदों की संख्या शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार पदों की सूचना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित अध्यादेशों नीति निर्देशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है तथा आरक्षण की स्थिति शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर साक्षात्कार से पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे तदनुसार परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है। तो सभी विज्ञापनों में होता है। ठीक है, इस पर अधिकतम आय और वेतनमान देख लीजिए। अधिकतम आय में उन्होंने लिखा, इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि को अधिकतम कितना माना गया है, 62 वर्ष। वही 27 मार्च 2021 को आप 62 वर्ष से कम हो। वेतनमान है आपका 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 6,000 है। ठीक है, और जो भी राज्य सरकार द्वारा समय समय पे भत्ते दिए जाते हैं उनको भी इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। तो मिला जुला के मुझे लगता है 75,000 प्लस आपको वेतनमान प्राप्त होगा। और इसके बाद आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगजन को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने के लिए तो आप जो किसी भी श्रेणी के हो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
ठीक है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थितियों की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र तथा पुत्री तथा वह अथवा उसका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसे महिला अभ्यर्थी का जात प्रमाण पत्र जिसमें उनकी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख मान्य नहीं होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं और वहाँ का सर्टिफिकेट है और आपने यहाँ पे किसी एससी से शादी किया है या ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ का मान्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री अथवा वह उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता है, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की वह पत्नी होने का उल्लेख मान्य नहीं होगा। इसके बाद जो है ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं उन्हें भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें एतदर द्वारा आवेदन के साथ प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008 का 2008 दिनांक 3 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर निर्गत है तथा उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। उसे आप लोग अगर आप दिव्यांगजन से संबंधित हैं तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में होने का दावा किया उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दर्ज के आवेदन के साथ प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप निर्गत हो तभी मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को ही उक्त वर्ग का लाभ अनुमन्य होगा। ठीक है, मतलब इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो किसी भी श्रेणी को हो आपको जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां पति अथवा ऐसी महिला पुरुष अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष या आब्लिक महिला से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पति आब्लिक पत्नी है पात्र नहीं समझेगा। मतलब ऐसी महिला जो एक से अधिक पतियों के साथ जो है शादी नहीं की हो, ठीक है, या ऐसा पुरुष जो जिनकी एक से अधिक पत्नियां न और जीवित की जो है सिचुएशन किस में है, जीवित की सिचुएशन में है। ठीक है, ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी जो अनुसूचित जात आब्लिक जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं वह जिन्होंने ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में होने का दावा किया है उन्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा यथादर्ज आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो तभी मान्य होगा। ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन हेतु आयोग द्वारा दिए गए निर्धारित समय पर संशोधन न किए जाने की स्थिति में उक्त तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग द्वारा न किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय को वाद दायर होने अथवा न होने या माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने अथवा नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में यदि भविष्य में अभ्यर्थी द्वारा सूचना न दिए जाने अथवा छुपाए जाने या गलत सूचना दिए जाने संबंधी जानकारी आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन को समाप्त कर दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी के अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है मित्रों, तो आप एक बार जो है सावधानी पूर्वक विज्ञापन का विधिवत अध्ययन कर लीजिएगा और उसके बाद आवेदन करिएगा। ठीक है, और मुख्य रूप से यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी से आते हैं, किसी भी प्रकार का आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी विशेष प्रकार की शर्तें हैं, आप सभी शर्तों को एक बार देख लीजिएगा। खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज की वीडियो में मैंने आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन आया है उससे संबंधित कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं मैंने इस वीडियो में साझा किए हैं और आगे जो है अगली वीडियो के माध्यम से मैं शैक्षिक योग्यता संबंधित चर्चा करूंगा। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।